अच्छा देखें, आज से हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट को बहुत सारे जो है ना कि मतलब कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। यानी ये अलग अलग तरीके से ना डिफाइन किया हुआ होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली एक चीज को समझो कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसमें मेन बैकबोन जो है ना हमारी, वो कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें मेन जो हमारा कंपाउंड हो ना वो ऑर्गेनिक हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये वो चीज़ है जो एक लिविंग बींग्स, यानी कि जो लोग या जो स्पीशी, जानवर, पौधे वगैरह, प्लांट, सब कुछ ना, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग, जो भी जिंदा थे, फिर जो कंपाउंड उनसे बनते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, वो कंपाउंड जो इंसानों से, यानी ह्यूमन, इन एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन शॉर्ट जो लिविंग थिंग्स हैं, उनसे जो मिलके बनते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बैकबोन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की। ठीक है। मेनली इसमें जो मेन चीज़ है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं ना, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं ना, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सही। अब होता क्या है, जब, अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक जो चीजें आती हैं, मेनली इसमें ये क्रूड ऑयल है। सही है। सही। क्रूड ऑयल जो हम यूज करते हैं, अब ये होता किस तरीके से, कहाँ से आता है। देखो, जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो जो स्पीशीज जो जिंदा होती है ना, वो जब मर जाती हैं और फिर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो होता क्या है, जब वो चीजें दफन हो जाती हैं, तो क्या होता है, जमीन में ये पीरियड हो जाती है, दफन हो जाती हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरियल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं उनके साथ ना। ठीक है। बैक्टीरियल रिएक्शन को स्टार्ट होते हैं, और ये क्रूड ऑयल फॉर्म होता है। ठीक है। और क्रूड ऑयल में सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। तो ये मेनली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से आता है, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो है कि जो हमारा मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्रूड ऑयल ना, वो आता है किस तरीके से। ठीक है। फिर उसके बाद आगे चीज हम देखेंगे। क्रूड ऑयल है ना हमारे पास, अब मेरे पास कोई भी लिविंग थिंग है ना, जो भी चीज सांस ले रही हो, ठीक है, वो क्या हुआ, वो डेड हो गई, क्या हो गई, वो जमीन में दफन हो गई, प्यूरिट हो गई, दफन हो गई। अब क्या होता है कि वो उसके मरने के बाद जो उसकी बॉडी होती है ना, उसके साथ बैक्टीरियल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरियल रिएक्शन से स्टार्ट हो जाता है उसकी बॉडी के साथ। ठीक है। जो कि आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स तक को चलता है। ठीक है। और उससे फिर आपका क्या बनता है, क्रूड ऑयल। ठीक है। प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम फिर लाइम बोलते हैं। ठीक है। अब ये होता किस तरीके से, सी, या इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है इसके साथ। इन शॉर्ट, जो हम इस मार्बल घर में यूज करते हैं ना, वो जाहिर सी बात है। अच्छा, एक तो वो मार्बल होता है और एक टाइल्स होते हैं। मार्बल पर नेचुरल चीज होती है ना। ठीक है। तो क्रूड ऑयल बनता है और मार्बल बनते हैं। अब ये होता किस तरीके से, देखो मेरे पास जो ह्यूमन बॉडी का जो सॉफ्टर पार्ट है, यानी टिश्यूज है ना, सॉफ्टर पार्ट है यानी टिश्यूज है। ठीक है। मेरे पास टिश्यूज है, सॉफ्टर पार्ट है, जो जिसमें टिश्यूज आते हैं ना। अब टिश्यूज से हर चीज मिलके बनती है। आपका गोश्त, जिसको ये फ्लैश बोलते हैं, ये हो गया, वेन्स हो गई, ठीक है, और डिफरेंट चीजों की आपकी ये हाइज हो गई, और स्किन वगैरह सब कुछ हो गई, सब टिश्यूज से मिलके बनते हैं। तो ये कन्वर्ट होते हैं दो चीजों में, एक क्रूड ऑयल में और एक गैस में, जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं ना, जो हमारे घरों में जो नॉर्मली यूज होती है ना। यहाँ पर स्टिल वो नेचुरल गैस आ रही है, जिसको मीथेन बोलते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी वो गैसेस होती हैं। और इसी तरीके से आपके पास
जो हार्डर पार्ट होता है, हार्डर पार्ट क्या होता है? जो आपका स्केलेटल होता है, और स्केलेटल के साथ जो शेल्स होते हैं। जो स्केलेटल होता है और स्केलेटल के साथ जो आपके शेल्स होते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्या है, पुराने जमाने में आप देखते होगे मूवीज या जो भी एनिमेटेड मूवीज, तो ज्यादातर एनिमल्स के शेल्स होते थे। तो क्या होता था, उससे शेल्स होते थे, फिर उनकी वो बोन्स होती थी, ठीक है। अब वो शेल्स और बोन्स जो है ना, वो कन्वर्ट हो जाती हैं मार्बल यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये दो चीजें आपकी इस तरीके से आती हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें निकलती हैं जब आपकी बॉडी जब जमीन में पर दफन होती है, ब्यूरिड होती है। तो क्या होता है कि फिर वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल रिएक्शंस ना, तो ये इस तरीके से जो सॉफ्टर पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रूड ऑयल और गैस में। जो हार्डर पार्ट होता है वो फिर आपका यानी स्केलेटल या शेल्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके से जो उसकी पूरी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा देखो एक बात है, देखो जहाँ पे भी अब ये होगा ना, जहाँ पे भी देखो, अगर आपकी देखो अगर कोई वो जगह है वहां से क्रूड ऑयल भी निकल रहा है ना, तो जरूरी है कि गैस भी होगी साथ। अगर क्रूड ऑयल निकल रहा है तो इट इज नेसेसरी कि वहां पे गैस भी आपकी होगी। लेकिन अगर गैस है तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वहां पे क्रूड ऑयल भी हो, ये होगा, ठीक है। तो गैस तो अगर आपने एक जगह गया भाई, आपको भी ये पता चल गया कि यहाँ पे वो गैस है ना, नेचुरल गैस है, तो वहां पे क्रूड ऑयल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास है, सही है। तो यानी कि गैस वो कंपलसरी, क्रूड ऑयल कंपलसरी वो नहीं होता। आपने भी अक्सर आजकल देखा होगा ये, वो पाकिस्तान में डिस्कवरी तो हुई थी कि भाई शायद यहाँ पे क्रूड ऑयल होगा ना। थोड़े सालों पहले ये चीजें बहुत चल रही थी, दो तीन वो मरतबा हुआ था, लेकिन वहां पे क्रूड ऑयल नहीं निकला था, सिर्फ गैस तो निकली थी। तो हम ये ड्रिल करते हैं जमीन के नीचे ना, बहुत हजारों ये फीट्स पे ना, तो वहां पे फिर तो चांस होता है या तो क्रूड ऑयल निकलेगी या फिर गैस भी वो निकलेगी। अब होता क्या है हमारे पास, जो एक कार्बन होता है ना, जो एक कार्बन होता है ऐसा वो कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन है, उसको बोलते हैं मेथ। जिसमें दो कार्बन है उसको बोलते हैं एथ। जिसमें तीन कार्बन है उसको बोलते हैं प्रोप। जिसमें चार कार्बन है उसको बोलते हैं ब्यूट। जिसमें फाइव कार्बन है उसको बोलते हैं पेंट। सिक्स कार्बन को हेक्स, सेवन कार्बन को हेप्ट, और एट कार्बन को ऑक्ट। इस तरीके से आप बोलते हो, ठीक है। सही। अच्छा अब हमारे पास ये होता क्या है, हमारे पास जो क्रूड ऑयल आता है ना, उसमें वन कार्बन से लेकर थाउजेंड्स ऑफ कार्बन तक के कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, सही है। यानी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक कार्बन होगा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वो कार्बन होंगे। तो दोनों कंपाउंड हमारे पास यानी कि ये दोनों टाइप के कंपाउंड होते हैं, यानी कि ज्यादा भी है और ज्यादा कार्बन वाले भी, कम कार्बन वाले भी हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, देखो कार्बन जितना ज्यादा, अच्छा जो क्रूड ऑयल है हमारे पास, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है ना, जो ऐसे ये क्रूड ऑयल है, तो मेनली जो है ना हमारे पास वो यूज होता है कंबशन में। कहाँ पे यूज होता है? मेनली जो उसका यूज है वो है कंबशन, यानी पेट्रोलियम का जो मेनली यूज है वो कंबशन यानी बर्न करने में यूज होता है। ज्यादातर हमारी गाड़ियों में होता है यूज ना, इन शॉर्ट फ्यूल में यूज होता है। तो फ्यूल को क्या करते हैं हम, कंबस्ट करते हैं ना, यानी वो कंबशन में वो यूज होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है, जैसे इसको यूसेज ज्यादातर क्या है, फ्यूल है ना, तो फ्यूल की हम क्या करते हैं, कंबशन ही करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है, देखो जो कार्बन हमारे पास है ना, अगर मेरे पास जैसे फर्ज करो CH4 है, यानी एक कार्बन वाला है ना, और मेरे पास एक है C4H10, ये चार कार्बन वाला है। तो एक बात याद रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट वो लोअर होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट वो हायर होगा, ठीक है। जितने ज्यादा वो कार्बन आते हैं ना, तो वो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देते हैं, हायर कर देते हैं, ठीक है। यानी जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ही ज्यादा आपको हीट चाहिए होगी ना, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, ठीक है। जितने कार्बन होंगे उतनी ही ज्यादा आपको हीट चाहिए होगी, ठीक है।
more the carbons, more the number of carbons, more the heat required। ठीक है। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा हीट आपको चाहिए होगी। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो मेरे पास जो, अब मुझे ना फ्यूल वो बर्न करनी है। अब देखो जो मैं अगर वो गाड़ी में भी फ्यूल बर्न कर रहा हूँ ना, तो कोई मैं थाउजेंड्स ऑफ सेल्सियस में नहीं वो करता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता इतने तो ज्यादा पे। हम तो एक बिल्कुल बेसिक जो एक वो गाड़ी में मैक्सिमम जो हीट ये प्रोड्यूस होती है, यानी एक स्पेसिफिक लोअर टेम्परेचर पे हम उसको कर सकते हैं, उसकी कंबशन कर सकते हैं ना फ्यूल की। लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कार्बन्स हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट करो 200 हो गए ना, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी कंबशन इतनी मुश्किल होगी जो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में पॉसिबल बनी होगी। ठीक है। यानी कि जो अच्छा देखो, यानी कि जो हमारे पास ज्यादा वो कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, उनका कोई यूज नहीं है, कोई खास यूज नहीं है हमारे पास ना, मेजर यूज नहीं है हमारे पास। जिनका यूज है, जो जो छोटे हाइड्रोकार्बन्स है ना, जिनमें वो कार्बन कम है, उनका ये यूसेज तो ज्यादा है, क्योंकि वो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बर्न हो सकते हैं। जिनके कार्बन ज्यादा है, वो ज्यादा एटमॉस्फेयर में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उनका ये होगा, ज्यादा टेम्परेचर को चाहिए होगा उनको बर्न करने के लिए। तो फिर वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में वो हो सकते हैं, कंट्रोल कंडीशन में। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं ये हो सकते, क्योंकि जैसे वो गाड़ी है, भाई गाड़ी तो हर जगह चल रही है, सही। अब क्या, अगर उसमें अगर आप थाउजेंड्स ऑफ सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव कर लोगे ना, तो जो आस पास का एटमॉस्फेयर है, जो उसमें लोग तो बैठे हैं, उनके लिए हद से ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो छोटे फ्रैक्शंस है ना हाइड्रोकार्बन्स के, यानी कि छोटे, जैसा C1 है, C2 है, C8 है, C10 है, C15 है, जिसमें यानी कि 15 कार्बन, 10 कार्बन, 8 कार्बन। तो वो क्या करते हैं, हम ऐसे कंपाउंड को अलग कर लेते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स वो कम है, उनको हम अलग कर लेते हैं, ताकि हम उनको फ्यूल के लिए यूज कर लें। जो हैवियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, सही है, उनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो हमें हीट रेजिस्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। जो छोटे हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट वो कम है, तो हम उनको एज ए फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। और जो ज्यादा बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें वो कार्बन ज्यादा है, तो हम उनको यूज करते हैं जहाँ पे हमें हीट रेजिस्टिविटी चाहिए होती है। ठीक है। तो जो लाइटर हाइड्रोकार्बन्स हैं आर यूज फॉर फ्यूल्स, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है। लाइटर HC यानी हाइड्रोकार्बन्स आर यूज फॉर फ्यूल्स। हेवियर हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सुटेबल फॉर फ्यूल्स। सी, वो फ्यूल के लिए सुटेबल नहीं होते एंड यूज वेयर हाई हीट रेजिस्टिविटी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, हीट लिखना भूल गया। ठीक है। हीट रेजिस्टिविटी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे हीट की रेजिस्टी, यानी मुझे एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ज्यादा हीट की रेजिस्टिविटी चाहिए, तो वहां पे हम जो है हैवियर हाइड्रोकार्बन यूज करते होंगे। एक हमारे पास है हाइड्रोकार्बन होता है जिसको बोलते हैं कोल टार ना, या आपने वो देखा होगा जो रोड्स के ऊपर ब्लैक वो लिक्विड जो जिसकी वो लेयर ऊपर वो करते हैं, वो क्या होता है, वो आपके पास पुटारकोल होता है ना। ठीक है। वो क्या होता है, वो एक बहुत हैवी हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं उस कंपाउंड में। तो क्या होता है, हम उसको रोड के ऊपर इसलिए करते हैं क्योंकि वो हीट रेजिस्टिविटी है ना, ऊपर से जो सन की लाइट पड़ रही है, अगर हम कोई छोटा हाइड्रोकार्बन उसके ऊपर वो कर देंगे, तो क्या होगा, वो बिल्कुल वो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा ना। ठीक है। तो हम उसके ऊपर एक बहुत हैवी है जिसको ब्यूटामिन बोलते हैं ना, तो ये ब्यूटामिन बोलते हैं, तो उसकी लेयर हम चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो रोड है वो इंटैक्ट पर रहता है। ठीक है। तो रोड को इंटैक्ट करने के लिए जो हमने उसमें ये पत्थर डाले हैं, जो भी उसमें ये कंक्रीट डाला है, जो रोड बना है, उसको एक ताकि वो खराब ना हो ना, इंटैक्ट रहे रोड, उसके लिए डालते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई हीट रेजिस्टिविटी बहुत इस तरीके से वेसलीन में यूज होता है। ठीक है। और उसके अलावा जो आपके पास ये पेंट्स हैं, ये हैवियर, ये हाइड्रोकार्बन, उसमें भी वो यूज होते हैं। ठीक है। अब एक चीज है भाई, अब हम इन हैवियर और लाइटर हाइड्रोकार्बन्स को अलग कैसे करेंगे, इन हैवियर और लाइटर हाइड्रोकार्बन्स को अलग कैसे करेंगे।
ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है। जो मेथड है ना, मेथड यूज टू सेपरेट different fractions of hydrocarbon is known as fraction distillation। क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरीके से हम करते हैं, और भी, लेकिन हम ज्यादातर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम जो यूज करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। अब ये पता है, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इट सेपरेट द different fractions of hydrocarbon it separate the different fractions of hydrocarbon, yeah, on the basis of their boiling point, on the basis of their boiling point। सही। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट की वो बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वो ऊपर को सेपरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना वो कम होगा वो ऊपर की तरफ ही सेपरेट होगा, क्योंकि उसकी डेंस देखो। अगर मैं, अच्छा, अभी इसके बारे में तरफ वो बात करते हैं ताकि आपको सही तरीके से आए समझ में ना। आपको एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाता हूँ, ये होता किसमें, प्रोसेस अकर इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है। अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ और उसी पे हम जो है पूरा ये करेंगे। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास ना ये इस तरीके से एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना। अब इसमें ये होता क्या है कि हम यहाँ पे जो है, ये आपका इनलेट है ना, ये आपका ये क्रूड ऑयल का इनलेट होता है ये। ठीक है। यहाँ पे आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्रूड ऑयल यहाँ से इनपुट दे रहे हैं ना, ये आपका क्या है, क्रूड ऑयल का इनपुट है। ठीक है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसको ये क्रूड ऑयल दे रहे हो ना। ठीक है। अभी क्रूड ऑयल आता है, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये पूरा ये हीटिंग का सिस्टम को लगा हुआ होता है इनका। आप पहले ये क्रूड ऑयल को हीट करते हो। ठीक है। यहाँ पर जो ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है ना आपका, ठीक है, आप क्या करते हो, पहले ये क्रूड ऑयल को हीट करते हो। फिर हीट करके देखो होता क्या है, आ, वो, अब जब आप देखो, फर्ज करो, देखो जो C1 से C4 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो C1 से C4 है मेरे पास यहाँ पे ना सबसे ऊपर, जो C1 से C4 है उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उनका बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री C। और ये सब गैसेस होती हैं, यानी C1 से C4 तक सारी क्या होंगी, वो गैसेस होंगी ना, उसमें मेंशन है। और C5 से C9 तक का वो टेम्परेचर कितना होता है, 70 डिग्री C। और C5 से C10 तक का 120। C10 से C16 का 170। C14 से C20 का 270। और सी वो 20 से C50 का इसके बाद का टेम्परेचर होता है ना, यानी कि अबव 270 इसको बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हम जो है यहाँ तक हमारा कंसर्न है अभी ना, यहाँ तक मेनली कंसर्न हमारा यहाँ तक होता है। अब हम इसको करते क्या है, हम यहाँ पे इसको हीट करते हैं, और हीट करते हैं 350 डिग्री C तक ना, या फिर आप, अच्छा चलो यहाँ यहाँ पे कर लो, हम इसको ऐसे ये सपोज कर लेते हैं, हम अभी पूरा ही जो है ना इसको ये हीट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको 600 डिग्रीज तक हीट कर रहे हैं। सही है। हम कहाँ तक हीट कर रहे हैं, यहाँ से जो ये क्रूड ऑयल आ रहा है उसको हम हीट कर रहे हैं अबव 600 डिग्री C। अबव 600 डिग्री C पे हीट कर रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये होता क्या है, देखो अब जैसे फर्स्ट को मेरे पास ये फर्स्ट C1 से C4 है सबसे ऊपर ना। अब यहाँ पे इनका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री C। तो जब मैंने इनको हीट करने स्टार्ट किया तो ये 20 डिग्री C पर ही बॉयल हो गए, यानी कि गैस में चेंज हो गए।
लेकिन ये होता क्या है कि मैं इनको हीट करता रहता हूँ 600 डिग्री पे इनको हीट कर देता हूँ। ठीक है। अब जब ये यहाँ से ये एंटर होंगे ना, तो ये देखो जाहिर सी बात है इनकी पोटेंसिटी बहुत तो कम है, सबसे कम पोटेंसिटी ये इनकी है। और ये वो गैस है, तो ये ऊपर जो है ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ये ऊपर जाते जाते रहेंगे, तो देखो हीट का काम क्या होता है, हीट डिसिपेट होती है, हीट वो रिलीज होती है। तो ये हीट वो लॉस करते हुए ऊपर को जा रहे होंगे। ठीक है। अब ये तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं ना, तो जिस फ्रैक्शन में जो ये टेम्परेचर है ये वो अचीव करते हुए को जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये 270 है, तो उन्होंने 270 अचीव कर लिया। अब ये और ऊपर गए, यहाँ पे 170 है, तो यहाँ पे 170 ये अचीव कर लिया, यानी टेम्परेचर को गिराते हुए जा रहे हैं, हीट लॉस करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे ही ऊपर पहुंचाते रहते हैं, जाते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं, तो ये अपना टेम्परेचर रिलीज करते हुए पहुंचाते हैं। तो जैसे ही ये ऊपर की वो तरफ आते हैं ना, अब देखो इस पूरे का वो टेम्परेचर 20 डिग्री सी से वो कभी भी वो नीचे नहीं आएगा। तो ये चार जो वो गैसेस होती हैं, हम इनको यहाँ से टेक आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये लिक्विफाइड नहीं हो सकती। ये लिक्विफाई क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये लिक्विफाई होंगी लेस देन 20 डिग्री सी पे। तो क्या होता है, हम इस पूरे ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को इस तरीके से सेट करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कभी भी वो 20 से नीचे आता ही नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है कि ये लिक्विड में चेंज नहीं होता, ये कंडेंस नहीं होता कि ये 20 से नीचे आएगा। तभी तो ये कंडेंस होकर क्या बनेगा, लिक्विड। ये 20 से नीचे नहीं आ रहा, तो ये लिक्विड भी नहीं को बनता है। तो ये ऐसे वो गैस ही ऊपर से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ये इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में यूज होती है ना। C1 होती है मीथेन, जो हमारे घरों में यूज होती है नॉर्मल, ये पाकिस्तान में उसको बोलते हैं, जो वो नेचुरल गैस होती है उसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास अब फ्रैक्शन आ रहे हैं C5 से C9 तक, जिनको बोलते हैं नेप्था। नेप्था बहुत ज्यादा वो यूज होते हैं, और ये केमिकल्स वगैरह में ज्यादातर वो यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये होता क्या है, इनका टेम्परेचर नोट कर लो 70 डिग्री सी, यानी 70 डिग्री सी तक ये ये क्या रहेंगे, गैस रहेंगे, उससे नीचे ये लिक्विड बन जाएंगे। ठीक है। 70 डिग्री सी तक ये गैस रहेंगे, उससे नीचे क्या बन जाएंगे, लिक्विड। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आते हैं, ये भी ये इनको भी हमने सेम टेम्परेचर तक बॉईल किया है, यानी 600 डिग्री सी के अबव बॉईल किया है ना। लेकिन ये 70 डिग्री सी पर ही क्या बन गए थे, गैस बन गए थे। लेकिन हम हीट करते रहे, हीट करते रहे। अब क्या होगा, ये भी इसी तरीके से हमको लाएंगे, तो ये वो गैस पीप बन चुके होंगे। तो ये और ऊपर जो है ये ऊपर की तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट, यानी है ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी ये वो गैस है, ये मूव करते रहेंगे और अपना टेम्परेचर लूज करते रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये 270 पे आ गए, और ये और ऊपर आए तो ये 170 पे आ गए, तो ये और ऊपर आए 120 पे आ गए। अब जैसे ये यहाँ पे आते हैं ना, तो ये 70 डिग्री सी से भी तो कम हो जाते हैं। जैसे ये 70 डिग्री सी से वो कम होंगे ना, तो ये कंडेंस हो जाएंगे और ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। जैसे ही वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ये वो ट्रेस होती है, तो ये इन ट्रेस पे गिर के यहाँ से हम इनको टेक आउट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास C5 से लेके C9 तक जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, और ये नॉर्मली केमिकल्स में यूज होते हैं। सही। अब इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास अब अब मेरे पास है C5 से C10। ठीक है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सी। इनका बॉइलिंग वो पॉइंट कितना है, 120 डिग्री सी है। ठीक है। तो अब ये भी ये इसी तरीके से आएंगे, ये और ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनको भी हमने सेम पर हीट किया है, अबव 600 डिग्री सी हीट किया है। तो ये भी ऊपर जाएंगे और अपना टेम्परेचर लूज करते हुए हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे 270 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे 170 हो जाएंगे। फिर ये जब इससे और ऊपर जाएंगे ना, जब ये यहाँ पे आएंगे ना, तो ये 120 से भी वो नीचे आ जाएंगे। तो जैसे ही ये 120 से नीचे आएंगे, तो ये लिक्विड पे बन जाएंगे, इस ट्रे पर पगेरेंगे, और यहाँ से हम इनको क्या करेंगे, टेक आउट कर लेंगे। यानी ये 120 डिग्री सी से जैसे ही नीचे आएंगे, इस ट्रे के ऊपर पगेरेंगे, और यानी कि ये कंडेंस होगा, तो दैट्स वाई जब लिक्विड होगा तो नीचे पगेरेगा। गैस तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर जो है वो उड़ता है, यानी कि
फ्लोट करता है, ठीक है। और जो वो लिक्विड है, जैसे उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे ही लिक्विड पर बनता है तो नीचे ये ट्रे के ऊपर गिरेंगे और यहाँ से हम इनको टेक आउट कर लेंगे। ये हम यूज करते हैं पेट्रोलियम फॉर व्हीकल्स में, सही है। ये हम किस में यूज करते हैं, ये पेट्रोलियम में हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये मैंने वो रेड से शो किया है, तो उसको मैं रेड ही से कर देता हूँ इनको भी ना, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर से यूज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वाली जो है कहाँ जा रहा है, ये मेरा, मैंने इसी से शो कर दिया। अच्छा, अब इसके जो है ना बाद हम आते हैं C16 से C12 से C16 तक, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से अब ये आएंगे, ठीक है, वही हमने अब 600 पे किया है। ये ऊपर जाते आएंगे, टेम्परेचर लूज करते आएंगे, जैसे ही यहाँ पे आएंगे ना, तो ये 170 से वो नीचे आ जाएंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट कहता है 170, इनको बोलते हैं ये पैराफिन ऑयल। तो ये 170 से वो नीचे आ जाएंगे। जैसे 170 से नीचे आएंगे, ये लिक्विड को बन जाएंगे। तो हम यहाँ से इनको भी टेक आउट कर लेंगे। और ये कहाँ पे यूज होते हैं, जेट फ्यूल में, पैराफिन फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है। जो को जलाने, जिसको हम मट्टी का तेल बोलते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट ये फ्रैक्शन भी इसी तरीके से ऊपर हो जाते रहेंगे और लिक्विफाई होते हो जाएंगे। अब जिनका वो कार्बन मेरे पास 70 से वो ज्यादा कार्बन होते हैं ना, तो वो 600 पर भी बॉइल नहीं होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, नीचे से ही ये टेक आउट कर लेते हैं। क्योंकि बाकी सारे जो हैं, ये मेरे पास C1 से C70 तक वो बॉयल हो जाते हैं। और वो अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेस पे अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट वो कंडेंस ये हो जाते हैं। जब से टेम्परेचर नीचे हो जाता है, हम उनको कलेक्ट करते हो जाते हैं, ठीक है। और नीचे से क्या होता है, जो 600 पे भी बॉयल नहीं होते हैं ना, उनको हम यहाँ पे ये टेक आउट कर लेते हैं। और वो ये किस लिए ये यूज होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्यूटामिन है जो हमारे देखा, ये वो रोड पर बना हुआ है, यानी कि उसके ऊपर जो एक लिक्विड की लेयर होती है उसमें वो काम आता है, ठीक है। और इसी तरीके से रूस वगैरह में भी वो काम आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, यानी कि पूरा एक कंप्लीट, इसको छोटा तो नहीं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोलेंगे किसका, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के किस तरीके से हम इसमें पेट्रोलियम को अलग करते हैं। अच्छा, ये तो एक समझने के हद तक था ना। लेकिन एक चीज होती है कि सर हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही यही होता है कि सर हम इसको लिखे कैसे ना। स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जानकार आप यही वो काम होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने को लिखना कैसे, किस तरीके से आपने को लिखना है ना। हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, ठीक है। हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, ठीक है, कि आपने एग्जाम में किस तरीके से जो है ना वो लिखना है, ठीक है। हाउ टू राइट इन एग्जाम, कि आपने एग्जाम्स में किस तरीके से करना है ये, सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अभी आपने ना अब लिखना किस तरीके से है ना, सही। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है, जैसे कि सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले जो ये क्रूड ऑयल है इसको हीट करते हैं और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम इसको हैंडल को करा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हीट द क्रूड ऑयल, हीट द क्रूड ऑयल, इनपुट इट into fractionating column, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम पूरा ही लिख देते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। उसको फिर हम ये इनपुट दे देते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिल, स्पेलिंग गलत हो गई, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम में उसका इनपुट को दे देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या करा दिया, एंटर करा दिया, ठीक है। फिर क्या, डिफरेंट फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, so they are separated, they are separated according, they are separated according to their बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते क्या है इनको, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया, अब क्या है, लाइटर हाइड्रोकार्बन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी,
So they separated at the top of the column. ठीक है। अब ये कितने भी मार्क का आएगा, आपने ये चीज पीपो लिख देनी है। अच्छा खासा जो है यहाँ पे आपके पास फुट टाइम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने कर देना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इनको आपने कलेक्ट कर लेना है। सही। एंड आखिरी चीज लिख दूं, हैवियर हाइड्रोकार्बन collected bottom at the bottom due to their heavier, sorry, higher boiling point and density, heavier लिख दिया, due to their heavier, higher boiling point and density। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पेपर में को लिखना है पूरा। ठीक है, हीट द क्रूड ऑयल, इनपुट इट इनटू द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम। फिर क्या, डिफरेंट सही है, गलती है, डिफरेंट फ्रैक्शंस, different hydrocarbon fractions having different boiling point, so they are separated according to their boiling point. Lighter hydrocarbon, HCl यानी hydrocarbon, have low boiling point and density, so they are separated at the top of the column, and heavier hydrocarbon collected separate या को collect एक ही बात है at the bottom ड्यू टू द हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम हो गया। इंशाल्लाह ताला फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एल्केन एंड एल्कीन। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज।